स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है मालती जोशी जी की कहानी अनहैप्पी बर्थडे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सुनिए, दीपा ने मुश्किल से पति को एक और बुलाकर कहा, अब और कितनी देर इंतज़ार करना होगा? 8 बजने को हैं। 8 ही बज रहे हैं, कहीं रात के 12 तो नहीं? तुम तो ऐसी आफत मचा देती हो कि बस। आखिर बॉस हैं वे मेरे, उनके लिए 10-5 मिनट इंतज़ार कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन लोगों का तो होगा जो घंटे भर से बोर हो रहे हैं। आपके बॉस यदि लेट आते हैं तो उसकी सज़ा समय पर आने वाले क्यों भुगतें? चेतन ने आंखें तरेर कर पत्नी की ओर देखा। बेचारी सहम तो गई, फिर भी हिम्मत करके बोली, बच्चे भी तो उतावले हो रहे हैं। वह तो गनीमत है कि पड़ोस की अलका उन्हें बहलाए हुए है, नहीं तो अब तक तो गदर मचा जाता। चेतन ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर दीपा जानती थी कि इस मौन का अर्थ सम्मति नहीं है। इसका मतलब है चुप हो जाओ और बैठकर प्रतीक्षा करो। बेचारी चुपचाप फिर से मेहमानों के बीच आकर बैठ गई। कहाँ गायब हो गई थी? मिसेज गुप्ता ने टोक ही दिया। जरा किचन तक गई थी। कितनी भी तैयारी कर लो, आखिरी समय तक कुछ न कुछ याद आता ही रहता है। अरे कुछ ना पूछो, मुझे तो 2 दिन पहले से ऐसी टेंशन हो जाती है कि सामने रखी चीज़ तक दिखाई नहीं देती। मिसेज गुप्ता शुरू हो गई। दीपा डर गई कि अब इनकी पार्टियां और इनकी तबीयत दोनों का बखान सुनते सुनते सवेरा हो जाएगा। तभी सौभाग्य से मिसेज मल्होत्रा ने चतुराई से विषय बदल लिया। बोली, दीपा, इस यूनिफॉर्म में जिमी बड़ा स्मार्ट लग रहा है। लगता है बड़ा होकर IPS बनेगा। अरे उसकी भली कही, उसे तो हर साल एक न एक सनक सवार होती है। पिछले साल उसने नेवी की ड्रेस खरीदी थी और उससे पहले साल पता है, हजरत पर बैंड मास्टर बनने का भूत सवार था। जाने कहाँ से डिजाइन इकट्ठे करके मैंने वह रंग बिरंगी चमकीली पोशाक सिलवाई थी। पूरे 500 का चूना लग गया था। एक दिन पहनी और बस उठाकर माली बाबा के पोते को दे दी। जिम्मे की उम्र का ही है ना वह। इतनी महंगी पोशाक नौकरों में बांट दी। मिसेज अवस्थी की आंखें जैसे निकल पड़ने को हो गई। तो और क्या करती भाभी जी, ऐसे कपड़े पहनकर बच्चे को नहीं ले जाती। तुम्हारे माली बाबा के तो मज़े हैं। लगता है उनके बच्चे का वार्डरोब तो जिमी के कपड़ों से भर जाता होगा। पहनने वाले की भी तो 3-3 हैं। कोई कहाँ तक बनवाएगा? मैं तो इसीलिए जिमी के सारे कपड़े उन्हें दे डालती हूँ। घर में अंबार लगाने से अच्छा है कोई उन्हें पहने। हमारे लिए लाख पुराने हों, उनके लिए तो वे कपड़े नए ही होते हैं। इस विषय पर एक अच्छी खासी बहस की गुंजाइश थी, पर उसी समय अलका दौड़ी हुई आई। भाभी जी, केक कटवाइए ना प्लीज़। मेरे स्टॉक में जितने गेम्स थे सब हम लोग खेल चुके हैं, अब मैं और नहीं झेल सकती। ठीक ही तो कह रही है, सभी ने एक स्वर में कहा। बेचारी घंटे भर से हलकान हो रही है, उसी के दम पर बच्चे इतनी शराफत से बैठे हैं, नहीं तो अब तक केक की आइसिंग तक चट कर गए होते। दीपा पशुपेश में थी कि क्या करे, कैसे पति को राजी करे। तभी सक्सेना साहब बोल पड़े, अरे भाई शर्मा, बच्चों के सब्र का अब और कितना इम्तिहान लोगे? केक वेक कटवाओ यार। दीपा खुश हो गई, अब चेतन मना नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ। बेमन से ही सही, चेतन को उठना ही पड़ा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ केक काटने का शुभ कार्य संपन्न हुआ। सबने जिमी को बधाई दी। हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गाया। कैमरा 5-7 बार क्लिक हुआ और बस हाल में घमासान युद्ध सा शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर की आकृति वाला 250 रुपये का शानदार केक देखते देखते धराशायी हो गया। सलीके से सजे डोंगे, करीने से लगी प्लेटें, कलात्मक ढंग से कटा सलाद, सब पल भर में अस्त व्यस्त हो गया।
झकाझक धुली सफ़ेद चादरों पर इमली की चटनी ने चित्रकारी कर दी। खाने के बाद गुब्बारे नोचकर बच्चों ने कमरे की रही सही सज्जा को भी तहस नहस कर दिया। चेतन सब कुछ देख रहा था और देखकर कुढ़ रहा था। उसे मालूम था कि यह सब होगा, इसीलिए वह केक इतनी जल्दी नहीं कटवाना चाहता था। पर यहाँ तो एक से एक मर भूखे जमा हो गए थे। तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। चेतन आदतन बाहर की ओर लपका, पर अब उसके चेहरे पर उत्सुकता नहीं, तनाव था। जाते हुए उसने फुसफुसाकर पत्नी से कहा भी, 5 मिनट और रुक जाती तो क्या पिल्ले आ जाती। पर नहीं, तुम तो अपने मन की ही करके रहोगी। दीपा हैरान, भला उसे अपने मन की करने का मौका ही कहाँ मिला। नहीं तो लोग अब तक खा पी कर घर चले गए होते। पर यह समय बहस का नहीं है। बाहर दरवाजे पर सम्मानित अतिथि खड़ा था, अपनी कीमती साड़ी का आंचल शालीनता से लपेटे कर दीपा बारामदे में आई। उसने तो सोचा था कि पतिदेव विनम्र मुस्कान बिखेरते हुए स्वागत में दोहरे हो रहे होंगे, पर वे तो माथे पर 100 बल लिए हुए किसी से कुछ कह रहे थे। आगे बढ़कर देखा, माली बाबा के तीनों पोते थे। जिमी के कपड़ों में ही सज धज कर आए थे। बबलू ने तो वहीं बैंड मास्टर वाली पोशाक पहनी हुई थी, जो खास मौके पर पहनता था। उनके हाथ में प्यारा सा गुलदस्ता था। इससे पहले कि दीपा कुछ कह पाती, चेतन ने कड़क आवाज़ दी, जिमी यहाँ आओ। जिमी सहमसा बाहर आया। तुमने इन लोगों को बुलाया था? पिता का सामना करने का हौसला उसमें न था। उसने माँ से रुआसी आवाज़ में कहा, मम्मी आप ही ने तो कहा था कि अपने सब दोस्तों को बुला लेना। चेतन ने माँ बेटू को खा जाने वाली नज़रों से देखा और पैर पटकते भीतर चले गए। क्षण भर को सनी सन्न रह गए। फिर दीपा ने अपने आप को संभाला, गुलदस्ता हाथ में लेकर बोली, हाय कितना प्यारा गुलदस्ता है, तुमने तो खुद बनाया है। वाह जिमी बेटे, बबलू को थैंक यू बोलो और यह बुके सेंटर टेबल पर सजा दो। राजू बबलू बंटी तुम लोग थोड़ी देर बाद आना, अभी तो साहब जी के दोस्त बैठे हैं ना, जिमी खुद तुम्हें बुलाने आएगा। बेचारे बच्चे अपना सा मुँह लेकर लौट गए। कितनी उमंग से आए थे। उनकी दादी ने उन्हें कितने जतन से संवार कर भेजा था। दीपा का मन कैसा हुआ या उसे चेतन पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आने लगा। यह घर उसका भी तो है, फिर वे इतना डरती क्यों है। वह तो बच्चों में भेदभाव नहीं बरतती, फिर उन्हें वापस क्यों भेज दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अपने मन में भी एक चोर बैठा है। अब यही खड़ी रहोगी या भीतर भी चलोगी। चेतन ने अगर घुड़क न दिया होता तो शायद वह सारी शाम वहीं दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती। बॉस आए तो पर 9 बजे के बाद, और एक तरह से यह अच्छा ही हुआ, कमरे की शक्ल सुधारने की थोड़ी मोहलत मिल गई। शायद सबके बीच में उनकी ओर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पाते। अब तो जो इक्का दुक्का मेहमान बचे थे वे भी उन्हें देखकर खिसक लिए। चेतन ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे का तनाव भी अब काफ़ी कम हो गया था। बॉस ने आते ही ढेर सी क्षमा याचना की, दुनिया भर के कारण गिना दिए जिनके एक भी ठोस नहीं था। शायद वे भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बत्रा साहब पहली बार घर पधारे थे। उनकी पत्नी से दीपा की पहली मुलाकात थी, पर थोड़ी सी औपचारिकताओं के बाद ही दोनों खुलकर बातें करने लगीं। वैसे भी महिलाओं के सुख दुख सब जगह एक से होते हैं। वही महंगाई का रोना, नौकरों की परेशानी, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की बीमारी। बातों का सिलसिला अच्छा खासा चल निकला था कि चेतन ने आवाज़ दी, दीपा अब बातें ही करती रहोगी कि मेहमानों की खातिर भी करोगी। दीपा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई तो साहब बोले, एंड वेयर इज़ द बर्थडे बॉय, पहले उसे तो विश कर ले। यस सर, ही मस्ट हैव योर ब्लेसिंग्स। जिमी जिमी डार्लिंग। दीपा, जिमी कहाँ है। अब दीपा को होश आया कि उसने पता नहीं कब से जिमी को नहीं देखा है। बहादुर को प्लेटें लगाने के लिए कहकर वे भीतर की ओर भागी, कहीं सो न गया हो।
नहीं तो उसे जगाना टेढ़ी खीर है। कमरे में आकर देखा जिमी कपड़े पहनने के बिस्तर पर पसर गया था, पर गनीमत थी कि जाग रहा था। बेचारा दिन भर की आपाधापी से थक गया होगा, पर कोई होता तो वह उसे उठाती भी नहीं। पर बाहर चेतन के साहब आए हुए थे। जिम्मी बेटे उठो तो, देखो बाहर बत्रा अंकल आए हैं। उसने बेटे को पुचकार कर खड़ा कर दिया, कपड़ों की सलवटें ठीक की, चेहरे पर गीला रुमाल फेरा, बालों में हल्का सा ब्रश किया। तब तक चेतन धड़धड़ाते हुए भीतर चले आए। हरी अब भाई, ये तुम क्या करने लग गए? तुम्हारे बेटे को ज़रा प्रेजेंटेबल बना रही थी। थैंक यू वेरी मच। और बरखुरदार, आपको सब याद तो है ना? ज़रा ठीक से बिहेव करना। जिमी कुछ नहीं बोला, यंत्रवत माँ की उंगली पकड़कर बाहर आ गया। ना तो उसने नमस्ते की, ना हाथ मिलाया। अपना नाम तक वह बता नहीं पाया। और जब मिसेज बत्रा ने उसे बड़ा सा पैकेट थमाया तो उसने थैंक यू तक नहीं कहा। पल भर को एक असहज सन्नाटा सा छाया रहा। फिर दीपा ने क्षमा याचना कैसे स्वर में कहा, दरअसल मैं उसे सोते से जगा कर लाई थी। नेचुरली 10 बज रहे हैं, बच्चा सोएगा नहीं क्या? मिसेज बत्रा ने मिश्री से घोलते हुए कहा। पर दीपा आश्वस्त नहीं हुई। उसने उन लोगों की चिंता थी भी नहीं। उसे तो चेतन की नाराज़गी का डर खाए जा रहा था। उन लोगों को जैसे तैसे विदा करने के बाद वह भीतर आई। देखा जिमी अब भी उसी तरह सुस्त लेटा हुआ है। उसका मन ममता से भर आया। पता नहीं इसने ठीक से कुछ खाया भी या नहीं। हम लोग बच्चे के नाम पर इतना जश्न करते हैं, पर वही सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट होता है। कुछ खाओगे बेटा? जिमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम कपड़े बदल लो, फिर हम प्रेजेंट्स खोलेंगे। मैं बोलती जाऊंगी, तुम लिखते जाना। पर इस आकर्षक प्रस्ताव पर भी जब जिमी मौन रहा तब उसका माथा ठनका। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, मम्मा से नाराज़ हो? तभी चेतन आंधी की तरह कमरे में दाखिल हुए। कसेली स्वर में बोले, वाह क्या लाड़ हो रहे हैं। तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने तो बर्बाद करके रख दिया है। ओफो, अब आज के दिन तो उसे बख्शो। आज के दिन ही तो 4 भले आदमी घर में आते हैं। सारी इज्जत का कचरा करके रख दिया। क्या फ़ायदा है इतनी महंगी स्कूल में भेजने का? ढंग के 2 बोल भी इनके मुंह से नहीं फूटे। और स्कूल भी बेचारा क्या कर लेगा? घर में भी तो ढंग का वातावरण हो। इससे तो अच्छा था मैं उन लोगों को आमंत्रित ही नहीं करता। कम से कम उनकी इंसल्ट तो न होती। पति की धुआंधार बमबारी से दीपा के आंसू निकल आए। माँ का रुआंसा चेहरा देखकर जिमी को ताव आ गया। बोला, पापा आपने भी तो मेरे दोस्तों की इंसल्ट की है। मैं भी उन्हें आमंत्रित करके आया था। बदतमीज। जिमी की बात पूरी होने से पहले ही एक झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। बेचारा बच्चा पल भर भौंचक रह गया। फिर अनायास उसके होठों पर वह वाक्य आ गया जिसकी रिहर्सल बत्रा अंकल के लिए 20 बार की जा चुकी थी। कांपती आवाज़ में बोला, थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट।